हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 के पार्ट 2 के बारे में। यूनिट नंबर 5 का सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए यहाँ पर हमने पार्ट 2 इसका आपको दिया है। तो पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में ये वीडियो आई हुई है यूनिट नंबर 5। बाकी सभी जो यूनिट हैं वो एक ही वीडियो में एक ही बार में आपको कंप्लीटली दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और यहाँ पर हम जो है कंप्लीटली सिलेबस कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। जो स्टूडेंट्स पहले जो भी वीडियो हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के वो नहीं देख पाए हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक आपको लिंक मिलेगा, और वहां पर जब उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पहुंचोगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट पर। वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार यहाँ पर कंप्लीटली कोर्स आपको बताया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में हमने जो है कंप्लीटली 80% सिलेबस हमने कवर कर लिया था। तो आज बात करेंगे जो सिलेबस हमारा बचा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डाया और पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद देयर प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक यानी कि चुंबक के बारे में। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तथा प्रेरित आवेश के मध्य संबंध। तो हमने देख लिया था इससे पहले, जो भी है हमने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तथा प्रेरित आवेश के मध्य संबंध से, यानी हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्योरी की, तो देखिए फैराडे के नियम से हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू d∅/dt होता है। तो यदि परिपथ का प्रतिरोध R है तो बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू E/R, यानी कि करंट इक्वल टू विद्युत धारा अपन प्रतिरोध। तो E कितना है? E हमारे पास है dq/dt, तो dq/dt/R हो जाएगा, और यहाँ पर dq/dt और 1/R लिख देंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है dq/dt जो है इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर d∅/dt इक्वल इंटू में I/R, क्योंकि जो हमारे पास I होता है, I क्या होता है? I होता है हमारे पास Q/T। क्या होता है? Q/T होता है। क्यों? क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू होता है IT। तो Q इक्वल टू जब IT होता है तो हम यहाँ पर I की वैल्यू निकालेंगे, तो ये T जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Q/T। तो I को हमने लिखा dq/dt इक्वल टू d∅/dt 1/R। dq की वैल्यू निकालेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो dq इक्वल टू d∅/R हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित आवेशित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन d∅ तथा प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो प्रेरित आवेश होगा वो समय पर निर्भर नहीं करेगा, केवल वो किस पर निर्भर करेगा? प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। क्लियर है? चलिए दंड चुंबक के बारे में बात करते हैं। दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट। तो प्रकृति में देखिए, प्रकृति में काला पत्थर पाया जाता है। प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जिसमें लौह कणों को आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जिसको रासायनिक सूत्र में लिखते हैं Fe2O3। क्या लिखते हैं? Fe2O3। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला चुंबकीय अनियमित तथा क्षीण चुंबकीय गुणों के कारण व्यवहारिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए अब स्टील और लोह पदार्थ के चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। तो उन्हें इच्छित आकृति या आकार, चुंबकीय शक्ति का आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए हम उनको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो दंड चुंबक वृत्ताकार काट या फिर आयताकार काट के छोटे चुंबक होते हैं। वृत्ताकार काट के हो सकते हैं या फिर आयताकार काट के छोटे चुंबक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि वृत्ताकार में या फिर आयताकार शेप में यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो यदि हम दंड चुंबक के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया है, यदि दंड चुंबक के ऊपर जो है कांच की प्लेट रखकर और उस पर जो है लोह चूर्ण यानी कि आयरन फिलिंग्स छिड़क दें, तो यानी कि उनका जो है, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं कि लोहे का बुरुदा, उस पर हम छिड़क दें तो चूर्ण
जो होगा वो क्या होगा, स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। यानी कि जैसे इस पर हमने जो है एक कांच रख दिया और उस पर जो है हमने ये लोह चूर्ण को बिखेर दिया, तो यहाँ पर ये कैसे होगा कि चुंबक के जहां पर ध्रुव है वहां पर ये ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और जहां पर ध्रुव नहीं है यानी कि बीच का हिस्सा है वहां पर ये कम होगा। तो चुंबक की सर्वाधिक आकर्षण शक्ति कहां पर होती है, किनारों पर होती है, इसलिए दोनों किनारों पर जो है ये सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक के जो किनारे हैं उनको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, जहां पर चुंबक की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हमें यह याद रखना है कि चुंबक के सिरों पर सबसे ज्यादा चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, यानी कि उनके ध्रुव पर। ठीक है, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, एक तो आकर्षण का गुण होता है यानी कि अट्रैक्शन, तो चुंबक में लोह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होता है। ध्रुव क्या होते हैं, यानी कि चुंबक में आकर्षण की शक्ति सर्वाधिक दोनों किनारों पर होती है, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। और प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं तथा दोनों ध्रुवों की शक्ति जो है कैसी होती है, समान होती है। तीसरा गुण है दिशा के गुण, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। यदि किसी दंड चुंबक को उसके मध्य एक धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो चुंबक सदैव पृथ्वी के उत्तर दक्षिण में रुकता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर एक चुंबक है और उसको जो है इस तरीके से लटका दिया है। ठीक है, यानी कि हमने इस तरीके से स्वतंत्र रूप से लटका दिया है, तो ये जो चुंबक रुकेगा जाकर के, तो ये नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण में रुकता है। एक प्रॉपर्टी और होती है कि यदि चुंबक के सेम सिरे, ठीक है, यदि चुंबक के सेम सिरे और अपोजिट सिरे यानी कि विपरीत और समान दोनों को अगर पास पास लाया जाए तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण देता है। तो यदि अलग अलग सिरे एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो वो जो है आकर्षण करेगा, और अगर सेम सिरे एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, ध्रुव सदैव जो है जोड़े में ही होते हैं, यानी कि N और S में ही होंगे। ये नहीं कि एक चुंबक को हमने तोड़ दिया तो उसको तोड़ने पर क्या होगा कि एक ध्रुव ही उसके पास बचेगा, नहीं, हमेशा जो है 2 ध्रुव ही होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, हम आपको बता दें कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। कंपास के भीतर एक हल्की छोटी चुंबकीय सुई लगी होती है जो केंद्र पर कीलित होती है, यानी कि कील पर लगी होती है। कील पर सुई स्वतंत्र तरीके से घूमती है। क्षैतिज अवस्था में कंपास की सुई पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है, और पहचान के लिए चुंबक की सुई का उत्तरी ध्रुव सामान्यतः लाल रंग से चिन्हित कर देते हैं, जैसे उसकी पहचान रहे कि ये जो है इसका उत्तरी ध्रुव है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के समीप का वह परिक्षेत्र जिसमें कंपास सुई रखने पर आघूर्ण का अनुभव करती है तथा किसी निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि ये एक चुंबकीय सुई है, ठीक है, और ये N और S में ठहरी हुई है, तो अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो यह जो है इस इधर या इधर जाने का प्रयास करेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में यह जो है विक्षेपित होने का प्रयास करेगी। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि किसी निश्चित दिशा में ठहर जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में यदि बात करें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें, तो देखिए किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। फैराडे के अनुसार यदि हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का काल्पनिक वक्र होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर डाला गया स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। तो चुंबकीय बल रेखाएं सतत वक्र बनाती है, यानी कंटिन्यूअस वक्र बनाती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यानी कि अगर ये N है और ये S है तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, कभी भी ये जो है उल्टी नहीं आएंगी। यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है उससे अगर हम कहें कि नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में आएंगी तो ये नहीं होगा, हमेशा नॉर्थ से साउथ में ये जो है जाएंगी, यानी कि नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में प्रवेश करेंगी। रेखा में किसी बिंदु पर स्पर्शित चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं समान दूरी पर स्थित होती हैं। सघन रेखाएं
शक्तिशाली चुंबकीय दर्शाती हैं, यानी कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती हैं। जितनी जो है घनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उतना ही जो है उसका चुंबकशाली का गुण, यानी कि जो उसका चुंबक शक्तिशाली का गुण है वही जो है उसका ज़्यादा होगा। चुंबकत्व सबसे ज़्यादा घनी बल रेखाओं के कारण होता है। असमान ध्रुवों के आकर्षण में रेखाओं की लंबाई सिकुड़ जाती है। असमान ध्रुव अगर होंगे, उनका आकर्षण अगर कराएंगे तो रेखाएं जो है वो जो क्या होंगी, लंबाई में सिकुड़ जाएंगी। ठीक है। चुंबकत्व के कूलाम का नियम, यानी कूलाम लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो किसी चुंबक के ध्रुवों की चुंबक शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है, यानी कि पोल स्ट्रेंथ, और उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव के सामर्थ्य को चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है, यानी कि ध्रुव का जो सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य, उसको हम चुंबकीय आवेश भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को प्लस m से और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को माइनस m से लिखा जाता है। और यह कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो हमने देखा कि एक छड़ चुंबक हमारे पास है, दंड चुंबक हमारे पास है, तो दोनों चुंबकों के ध्रुव सामर्थ्य कितना है, प्लस माइनस m और प्लस माइनस m2। तो ये हमारे पास चुंबक है, इसका एक ध्रुव हमने माना m प्लस में और दूसरा माना m माइनस में, यानी कि साउथ जो दक्षिणी ध्रुव है उसको हमने माइनस m और जो उत्तरी ध्रुव है उसको हमने प्लस m माना। ठीक है। कुल लंबाई कितनी है, 2a। तो क्या कह रहे हैं कि वो चुंबकत्व में कूलाम के नियम के अनुसार चुंबकों के ध्रुव m1 m2 के मध्य की दूरी r दूरी है। तो ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती तथा जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है। तो ध्रुव सामर्थ्य की परिभाषा यदि हम देखें तो यदि m इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 हो और r इक्वल टू 1 मीटर है तो F इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे से इकाई दूरी पर रखकर एक दूसरे पर 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करें तो दोनों चुंबकों की ध्रुव सामर्थ्य जो है वो इकाई के बराबर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं m का SI मात्रक, तो एम्पियर मीटर होता है जिसको हम AM से लिखते हैं। A हमेशा कैपिटल बनेगा जो एम्पियर का A बनता है, और m का जो विमेय सूत्र है वो होगा हमारे पास LA। क्लियर। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब समान परिमाण के दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो तो वे चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। दंड चुंबक, कंपास सुई, धारावाही प्रणालिका इत्यादि चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। यदि द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी उसको हम 2a से प्रदर्शित करें तो हमारे पास जो है इस तरीके से ये दिखाई देता है, यानी कि एक n है और एक s है, यहाँ पर ये s है, s। ठीक है। तो एक n है और एक s है, तो s को हम कर रहे हैं माइनस m से प्रदर्शित और n को हम कर रहे हैं प्लस m से प्रदर्शित। तो दंड चुंबक और कंपास सुई और धारावाही प्रणालिका ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को हम जो है 2a से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि n और s के मध्य की दूरी 2a से लिखेंगे। ठीक। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें, यानी कि डाइपोल मोमेंट, तो किसी चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य इंटू चुंबकीय लंबाई। तो ध्रुव सामर्थ्य कितना है m और चुंबकीय लंबाई कितनी है 2a। तो विद्युत आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और जिसकी दिशा चित्र के अनुसार माइनस m से प्लस m की ओर होगी, यानी कि ये माइनस m से प्लस m की ओर होगी। तो ये s है, इसको ध्यान रखिएगा, अर्थात तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। SI मात्रक की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि AM स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर विमा की बात करें तो L स्क्वायर A हो जाता है। क्लियर। चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबक के अक्ष पर। चुंबकीय अक्ष पर यानी कि प्लस m, कैपिटल M है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल M आघूर्ण का द्विध्रुव चुंबकत्व यानी कि चुंबकीय दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि द्विध्रुव चुंबक दिखाया गया है जो हमारे पास यहाँ पर अक्ष पर, चुंबक के अक्ष पर हम जो है तीव्रता निकालने वाले हैं। तो देखिएगा ये एक चुंबक है और इसका ये अक्ष है, इसके अक्ष पर P बिंदु पर हम जो है चुंबक की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो चुंबक के केंद्र से उसके अक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य
प्लस माइनस m है। अब चुंबकीय क्षेत्र के मान जो है दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, जैसे दक्षिणी ध्रुव का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर P से दक्षिणी ध्रुव का हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो a है, यहाँ भी a है, तो ये टोटल r और ये प्लस में a, तो कितनी हो जाएगी r प्लस a। तो फॉर्मूला हमारे पास था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। तो r कितनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है, r प्लस a, तो r प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव से यहाँ तक क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक a था, तो इस r में से अगर हम a घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। अब दोनों में यदि यानी कि यह n p दिशा में है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ba इक्वल टू bn माइनस bs। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव माइनस चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों का हमें पता है, हमने यहाँ पर आपको निकाल के बताए हैं दोनों, यानी कि bs और bn। तो bn माइनस bs जब करेंगे तो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m जो है वो कॉमन है, अंदर बचेगा 1 अपॉन r माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m जब हम इसके इधर मल्टीप्लाई और इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो r स्क्वायर और a स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन किया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, 4ra हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 4, और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर आ गया। अब इस m को हम देखिए 4ra को हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम m के साथ में 2a को लें, यानी कि यहाँ, और 2r को एज इट इज लिखें, अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2mr, यानी कि कैपिटल M जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल m इंटू 2a, ठीक है। इसी को हमने जो है यहाँ पर लिखा कैपिटल M, और ये r जो है ये एज इट इज रहेगा, और ये 2 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नीचे क्या है, नीचे सेम है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M के समांतर होती है। अब यदि कंडीशन हम देखें तो r यदि a से बड़ा है तो r स्क्वायर जो है a स्क्वायर से काफी बड़ा होगा, तो ba इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर सदिश रूप में लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब, क्लियर। चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म। देखिएगा, पहला है चुंबकीय बल या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, किसी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जिसके कारण क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, म्यू नॉट इंटू Ni होगा, और Ni को यहाँ पर प्रणालिका की चुंबकीय तीव्रता या फिर हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो H इक्वल टू Ni और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H, क्योंकि हमारे पास Ni जो है वो क्या है, H है, तो यहाँ पर म्यू नॉट H हो जाएगा। अब अतः किसी धारावाही प्रणालिका की धारा प्रति इकाई लंबाई चक्रों की संख्या का गुणनफल चुंबकीय तीव्रता कैपिटल H कहलाता है, और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है, और यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा A अपॉन M, क्लियर। चुंबकीकरण या फिर चुंबकत्व की तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकीय गुणों की माप चुंबकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकत्व कहलाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकीय गुणों की जो माप है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी चुंबकत्व। किसका, चुंबकीकरण, यानी कि चुंबकीकरण बोल सकते हैं, चुंबकीय तीव्रता बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ पर उत्पन्न जो भी चुंबकीय गुण हैं उनकी माप हम चुंबकत्व कहेंगे। और हम आगे अगर इसको देखें तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान चुंबकीकरण या फिर चुंबकत्व की तीव्रता कहलाता है। तो जब हम किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ पर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो चुंबकत्व गुण स्थायी तथा अस्थायी हो सकते हैं, तो हम इसके बारे में इसलिए इसको बता रहे हैं।
ठीक है। तो I इक्वल टू एम अपॉन वी हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल M इक्वल टू हमें पता है m इंटू 2a होता है और v इक्वल टू a इंटू 2a होता है। तो यदि 2a चुंबकीय लंबाई तथा a जो है वो काट का क्षेत्रफल हो, तो हम यहाँ पर I इक्वल टू m टू a अपॉन a टू a करेंगे, और यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल, तो m अपॉन a आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न द्विध्रुव सामर्थ्य चुंबकीकरण कहलाता है। और ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है, और ऐसा ही मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर। क्लियर? चुंबकीय संवेदनशीलता यानी कि मैग्नेटिक सस्पेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो किसी पदार्थ की संवेदनशीलता उसके चुंबक बनने की प्रक्रिया की सरलता को इंगित करती है। चुंबकीय संवेदनशीलता को पदार्थ के चुंबकीकरण I तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात से दर्शाते हैं, और उसे हम किससे, जिसको देखिए इसको हम जो है साई भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, यानी कि साई भी बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं काई बोल के चलूंगा क्योंकि साई हमारे पास जो है इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय संवेदनशीलता को पदार्थ के चुंबकीकरण I तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय संवेदनशीलता कहते हैं। तो चुंबकीय संवेदनशीलता इक्वल टू T अपॉन H, और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है, और इसका ऐसा मात्रक कोई भी मात्रक नहीं होता। नोट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि साई m का मान जो है वो अनुचुंबकीय या फिर लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए पॉजिटिव होगा, और यदि बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तो वहां पर जो साई का मान है, चुंबकीय संवेदनशीलता का मान है, वो निगेटिव मिलता है। सापेक्षित चुंबकशीलता रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात यदि हम कर दें तो पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता मिल जाती है। तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, और ये अदिश राशि है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्लियर? अब देखिए दोनों में अंतर बताना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चुंबक की संवेदनशीलता और म्यू आर में संबंध क्या होगा? तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चुंबक की संवेदनशीलता। तो हम कह सकते हैं कि म्यू आर का मान चुंबक की संवेदनशीलता के इकाई से अधिक होता है, ठीक है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और मैग्नेटिक मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए वर्गीकरण अगर हम करें तो वर्गीकरण में हम क्या देखते हैं कि फैराडे ने चुंबक गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परंतु कम मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थ का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। उदाहरण में देखें तो तांबा, कॉपर, सोना, गोल्ड, बिस्मिथ आदि होते हैं। अनुचुंबकीय की बात करें, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक पदार्थ मटेरियल क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक क्षेत्र की दिशा में परंतु कम मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम आदि। क्यूरी नियम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यूरी नियम क्या है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबक ग्रहणशीलता, चुंबकत्व ग्रहणशीलता पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमणुपाती होती है। क्लियर? अब लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में ही परंतु प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकत्व पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों का यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। जैसे उदाहरण लोहा, आयरन, निकिल, कोबाल्ट और इत्यादि होते हैं। क्यूरी तापमान क्या होता है, यानी कि क्यूरी टेम्परेचर? तो लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण तापमान बढ़ाने पर घटते हैं और एक निश्चित तापमान पर पदार्थ के लोह चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के यह तापमान क्यूरी तापमान कहलाता है, और आयरन के लिए क्यूरी तापमान का मान 1043 केल्विन यानी कि 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप याद रखिएगा।
बात करते हैं शैथिल्य यानी कि हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है, शैथिल्य क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम एक बार पढ़ के बताने वाले हैं। देखिए, माना किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीकरण यानी कि मैग्नेटाइजेशन किया जाता है, उसका हमें क्या करना है, चुंबकीकरण किया जा रहा है। पदार्थ का चुंबकीकरण करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम H से प्रदर्शित कर रहे हैं और पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को हम I से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो H की उपस्थिति में पदार्थ में चुंबकत्व I आ जाता है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं, आइए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए इस फिगर को। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल H को x अक्ष पर हमने दर्शाया है और उत्पन्न चुंबकत्व यानी कि I को हमने y अक्ष पर दर्शाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H का मान विद्युत धारा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम कैपिटल H का मान 0 होता है, तब I का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो जब जो है धारा का मान जो है वो हम बढ़ाया जाता है, धारा का मान को हम बढ़ाते हैं, तब H का मान बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ का चुंबकत्व I का मान AO पर निर्भर करता है, यानी कि AO पर बढ़ने लगता है। बिंदु A पर पदार्थ अधिकतम चुंबकत्व प्राप्त करता है। यदि H का मान इसके पश्चात भी बताया जाता है तो फिर भी उसका जो मान है, यानी कि फिर भी I का मान स्थिर रहता है और अब विद्युत धारा का मान घटकर H का मान घटाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप I का मान घटने लगता है और बिंदु B तथा H पर मान 0 हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर बिंदु B और H, B ये है और H हमारे पास कहाँ पर है, देखिए B तो हमारे पास ये आ गया और H का मान 0 हो जाता है। तो OB के बराबर, यानी कि OB कौन सा है, O ये है और B ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि H का मान घटा जाता है, जिसके फलस्वरूप I का मान घटने लगता है और बिंदु H तथा B का मान 0 होने पर पदार्थ OB के बराबर चुंबकत्व शेष रह जाता है। अब विद्युत धारा की दिशा विपरीत की जाती है, तो हमें मिलता है कि जिसे x अक्ष पर H विपरीत दिशा द्वारा दिखाया गया है, वो H का मान विपरीत दिशा में OC के बराबर करने पर पदार्थ पर उत्पन्न चुंबकत्व जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और धारा का मान और बढ़ाने पर पदार्थ का चुंबकत्व विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। जो बिंदु D पर आधारित अधिकतम मान प्राप्त करता है, यानी कि बिंदु D कौन सा है, ये वाला बिंदु D है, ये वाला, और ये जो है यहाँ पर अधिकतम मान प्राप्त करता है। ठीक है, तो पदार्थों पर पदार्थ का चुंबकत्व विपरीत दिशा में पड़ने लगता है। ठीक है, जहाँ पर हम देखें विपरीत दिशा में पड़ने लगा और हम देख रहे हैं कि जो बिंदु D है उस पर अधिकतम मान प्राप्त करना है। तो अब पुनः H का मान घटाते हुए बिंदु E पर 0 कर दिया जाता है, परंतु पदार्थ पर अब विपरीत दिशा में चुंबकत्व OF शेष रह गया है। अब पुनः विद्युत धारा की दिशा से जो है बदल जाती है और तब पदार्थ का चुंबकत्व F पर 0 का पुनः A पर तथा अधिकतम मान प्राप्त होता है। इस प्रकार पदार्थ के चुंबकत्व का मान ABCDEFA, यानी कि ABCD और EFA, ठीक है, EFA इस तरीके से पूरा कर्व बन चुका है। ठीक है, विपरीत दिशा में चुंबकत्व OE शेष रह जाता है और अब पुनः विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाती है, तब पदार्थ का चुंबकत्व F पर 0 होकर A पर अपना अधिकतम मान प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पदार्थ के चुंबकत्व का मान ABCDEFA पथ पर परिवर्तित होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। अतः पदार्थ एक बार चुंबकत्व का गुण धारण कर लेने के पश्चात पुनः कभी OA पथ पर चुंबकत्व नहीं प्राप्त करता है। पदार्थ के चुंबकत्व का यह वक्र की शैथिल्य यानी कि हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। क्लियर, लूप के स्पष्ट है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H का मान अधिकतम यानी कि OQ होने पर पदार्थ का चुंबकत्व I भी अधिकतम होता है। जब बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 किया जाता है तो भी पदार्थ के चुंबकत्व का मान 0 नहीं होता। H का मान 0 होने पर पदार्थ के बराबर चुंबकत्व शेष रह जाता है। अतः बाह्य क्षेत्र O का मान 0 होने पर भी पदार्थ में शेष चुंबकत्व यानी कि I पदार्थ का अवशेष
चुंबकत्व या फिर धारणशीलता कहलाती है। अब जैसे जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है तो सी बिंदु पर पदार्थ का चुंबकत्व शून्य हो जाता है। अतः पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विपरीत दिशा में मान उसी पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। यानी कि इस तरीके से आप इस फिगर में समझते रहिएगा, जो भी आपसे नाम बोले गए जो भी पॉइंट हैं उनको जो है मार्क करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शैथिल्य का वक्र का महत्व। यानी कि सबसे पहले एक छोटी सी लाइन है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H का मान शून्य कर देने पर भी पदार्थ का कुछ चुंबकत्व अवशेष रह जाता है और पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व का मान शून्य करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान विपरीत दिशा में करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि I का सदैव H के मान के पीछे रहता है। I का मान सदैव H के मान के पीछे रहता है और पदार्थ का यही गुण चुंबकीय शैथिल्य या फिर शैथिल्य कहलाता है। ठीक है, इसका महत्व जान लेते हैं। तो IH वक्र का क्षेत्रफल पदार्थ के चुंबकीकरण या अचुंबकीयकरण का तथा पुनः चुंबकीकरण करने में प्रति एकांक आयतन की व्यय ऊर्जा प्रदर्शित करता है। यानी कि कितनी प्रति एकांक आयतन में इसकी ऊर्जा खर्च हुई तो वह यह प्रदर्शित करता है। जिस पदार्थ का IH वक्र का क्षेत्रफल कम होता है तो वह अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए पदार्थ उत्तम होता है, जैसे कि ये मृदु लोह के लिए। इसका यह कारण है कि पदार्थ के चुंबकीकरण तथा अनुचुंबकीकरण में कम विद्युत धारा का व्यय होता है। देखें जो हमारे पास ये फिगर है, ये मृदु लोहा और ये क्या है, ये स्टील है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिगर आप बना सकते हैं। ठीक, जिस पदार्थ के IH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए वह पदार्थ उत्तम होता है। इनकी निग्राहिता तथा ज्ञानशीलता उच्च होती है, जिस कारण यह पदार्थ अन्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अप्रभावित रहता है या अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें स्टील। क्लियर। AC विद्युत जनित्र यानी कि AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC डायनामो के बारे में बात करते हैं। तो यह ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि AC जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिद्धांत की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, उन रेखाओं के लगातार परिवर्तन होता रहता है और फ्लक्स परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित धारा बहने लगती है। धारा की दिशा की बात करें तो धारा की दिशा यानी कि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से प्राप्त की जा सकती है। संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, तो AC जनित्र के अगले भाग जो भी हैं उनको हमें जो है यहाँ पर देखना होगा। तो पहला है आर्मेचर। तो यह एक आयताकार कुंडली यानी कि ABCD है जो मृदु लोहे के टुकड़ों पर लपेटी जाती है। इसके फेरों की संख्या अधिक होती है। मृदु लोह पदार्थ चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि करता है। चुंबक यानी कि मैग्नेट क्या है, तो यह शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसके ध्रुव गोलाई में कटे होते हैं। आर्मेचर कुंडली को ध्रुवों के मध्य जाल यानी कि जल टरबाइन और फिर हम बोल सकते हैं या स्टीम टरबाइन, इनकी सहायता से घुमाया जाता है। स्लिप रिंग यानी कि कॉपर की 2 रिंग आर्मेचर से के लगातार घूमती रहने पर आर्मेचर का एक सिरा A रिंग R1 से तथा दूसरा सिरा D रिंग R2 से जुड़ा है। ब्रश की बात करें तो 2 कार्बन के ब्रश B1 B2 स्थिर रहकर स्लिप रिंग R1 R2 के साथ संपर्क में है। तो ब्रश बाहरी परिपथ से जुड़ने पर बाह्य बल यानी कि विद्युत धारा के लिए परिपथ पूर्ण करते हैं। ऊर्जा की बात करें तो टरबाइन तथा यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल की स्थितिज अथवा गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ताप बिजली संयंत्र के कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा के जल को वाष्प में परिवर्तित कर टरबाइन चलाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के में यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा प्राप्त की जाती है और आजकल जो है वायु ऊर्जा का उपयोग इतना ज़्यादा प्रचलित है वो बढ़ता ही जा रहा है। कार्यप्रणाली की बात करें तो आयताकार आर्मेचर कुंडली जैसे ही चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घूमना आरंभ करती है वैसे फ्लक्स कटने लगता है। जैसे ही घूमना आरंभ करती है वैसे क्या होता है, फ्लक्स कटने लगता है।
और फ्लक्स परिवर्तित होते ही विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा बहने लगती है। माना किसी क्षण कुंडली दक्षिणावर्त घूम रही है, उस क्षण कुंडली की जो भुजा है वो ए बी, देखिएगा यहाँ पर कुंडली की जो भुजा है ए बी, ये तो कुंडली की जो भुजा है ए बी वह कहां पर थे, हाँ ए बी जो है वो ऊपर तथा सी डी नीचे की ओर गति करेगी। इसीलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के निम्नानुसार भुजा ए बी में धारा ए से बी तक भुजा सी डी से सी से डी दिशा में बहती है। तो कुंडली का सिरा डी रिंग 2, कुंडली का सिरा डी क्या है ये, और रिंग 2 यहां पर दिखाया गया है, रिंग 2 है R2 से जुड़ा हुआ होता है, जहां ब्रश B2 से निकलकर विद्युत धारा बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है और इस दिशा में धारा का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। इसका ध्यान रखिएगा। जब कुंडली ऊर्ध्व अवस्था में आती है यानी कि ऊर्ध्वाधर अवस्था में आती है, तब क्षण भर के लिए विद्युत धारा शून्य हो जाती है, तत्पश्चात धारा की विपरीत दिशा हो जाती है। कुंडली के पुनः क्षैतिज होने पर विपरीत दिशा में होने वाली धारा का मान पुनः अधिकतम पहुंच जाता है और कुंडली की एक दूसरी सतह दिखाई गई है। इस क्षण DC ऊपर तथा BA नीचे का भाग होता है, नीचे जा रहा होता है। अतः पुनः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भुजा DC में धारा D से C और भुजा BA में धारा B से A की ओर बहती है। फलस्वरूप हम क्या करते हैं कि सिरे A से धारा रिंग R1 पश्चात ब्रश B1 से निकलकर बाह्य परिपथ में बहने लगती है। क्लियर? तो इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि B1 तथा B2 के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर प्रेरित हो जाता है और बाह्य परिपथ में AC विद्युत धारा भेजता रहता है। ठीक है। सूत्र का निगमन की बात करें तो किसी क्षण कुंडली का क्षेत्रफल सदिश A तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B आपस में थीटा कोण बनाते हैं। कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा होगा और यदि कुंडली के फेरों की संख्या n है तो phi = nBA cos थीटा हो जाता है। ठीक है। यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है तो थीटा = ओमेगा टी, तो phi = nBA cos ओमेगा टी। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर तो d∅dt माइनस nBA ओमेगा sin ओमेगा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल = dq/dt होता है, यानी कि nBA ओमेगा sin ओमेगा टी। तो E = nBA ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएगा। और उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सतत रूप से समय के साथ परिवर्तित होता है और विद्युत वाहक बल का मान sin ओमेगा टी = 1 के लिए अधिकतम होता है। तो अधिकतम मान के लिए E0 से प्रदर्शित करते हैं और अतः शीर्ष विद्युत वाहक बल जो हम sin ओमेगा टी लगा रहे थे तो उसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो E = E0 sin ओमेगा टी। तो विद्युत वाहक बल का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का आर्मेचर कुंडली की घूर्णन गति के साथ परिवर्तन दिखाया गया है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं से दाईं ओर है। क्लियर? बाएं से दाईं ओर है और जिस अवस्था में आर्मेचर का तल B चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तो थीटा क्या होगा, 180 या फिर 0 या फिर 360 होगा। तब विद्युत वाहक बल शून्य रहता है। तब आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है, यानी कि थीटा = 90 और 270 हो, तो तब विद्युत वाहक का बल कैसा होता है, अधिकतम होता है। क्लियर? डीसी जनरेटर के बारे में बात करें, डीसी जनरेटर। तो जिस डीसी जनरेटर क्या है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग एक दिष्ट धारा प्रेरित की जाती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रयोग से दिष्ट धारा प्रेरित की जा सकती है, यानी कि डीसी जनरेटर हम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा सिद्धांत कौन सा होता है, तो दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनित्र का कार्य जो है सिद्धांत किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अगर आपसे पूछे कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब आर्मेचर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो कुंडली के गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको काटता है और इसके फलस्वरूप विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में स्लिप रिंग के साथ एक स्लिट रिंग लगी होती है जिसे कंप्यूटर भी कहते हैं और शेष अन्य अवयव आर्मेचर, विद्युत चुंबक, ब्रश इत्यादि समान होते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फिगर को देख सकते हैं। यह है आपका डीसी जनरेटर, ठीक है, और यहां पर इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डीसी मोटर के बारे में बात करें। देखिए डीसी मोटर क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले एक लाइन याद रखिएगा बस, कि विद्युत मोटर यानी कि जो डीसी वाली होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सिद्धांत की बात करें तो जब कोई धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो तब कुंडली पर बलाघूर्ण लगता है जो कुंडली को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। आर्मेचर यानी कि निर्माण की बात करें तो निर्माण में सबसे पहले आर्मेचर। तो कुंडली ABCD किसी लोहे पदार्थ पर लपेटी जाती है और कुंडली के फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। चुंबक, आर्मेचर को गोलीय चुंबक के मध्य रखा जाता है, इसे फील्ड मैग्नेट भी कहते हैं। स्लिट रिंग, स्लिट रिंग में S1 S2 दो स्लिट रिंग होती है जो कम्यूटेटर यानी कम्यूटेटर भी होती है। ब्रश, कार्बन के दो ब्रश स्थिर रहते हैं यानी कि रुके हुए रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और दोनों ब्रश स्लिट रिंग के क्रमागत रूप से दोनों ब्रश के संपर्क बनाते हैं। बैटरी, विद्युत धारा की आपूर्ति के लिए विद्युत धारा की आपूर्ति के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें कि विद्युत धारा की पूर्ति करनी है, ठीक है, विद्युत धारा की आपूर्ति के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम ब्रश से जोड़ देते हैं, ब्रश के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो देखिएगा, फिगर को ध्यान से देखते रहिए, कार्यप्रणाली को एक बार सुन लीजिएगा। बैटरी द्वारा धारा ब्रश B1 पर स्प्लिट रिंग S1 द्वारा आर्मेचर में धारा ABCD कहां पर है देखिएगा, ABCD, ठीक है, दिशा में प्रवाहित होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आर्मेचर भुजा AB कौन सी है, ये वाली आर्मेचर भुजा AB के नीचे तथा CD में ऊपर की ओर समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में लगते हैं। दोनों बल मिलकर बलयुग्म बनाते हैं और जिससे उत्पन्न बल आघूर्ण आर्मेचर को वामार्त दिशा में घुमाने लगता है। तो ऊर्ध्व अवस्था में पहुंचने पर बलाघूर्ण शून्य हो जाता है, परंतु आर्मेचर अपनी गति के कारण जो है वो क्या होता है, घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। अगली स्थिति में पहुंचने पर तब धारा क्या होती है, B1 स्प्लिट रिंग S2 से होकर DCBA दिशा में बहने लगती है, परंतु पुनः बल आघूर्ण लगने पर इस प्रकार आर्मेचर के घूर्णन गति प्राप्त होती है और आर्मेचर को शाफ्ट से संबंध कार्य किया जाता है, यानी कि वह जो घूमने लगती है। जर्क, आर्मेचर के झटकों को दूर करने के लिए एक साथ कई आर्मेचर तथा संगत संस्था के स्प्लिट रिंग प्रयोग किए जाते हैं। EMF यानी कि बैक EMF क्या होता है, तो जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो आर्मेचर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, फलस्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और जिसकी दिशा बैटरी की धारा के विपरीत होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को बैक EMF कहते हैं, जहां पर V क्या है, बैटरी यानी कि टर्मिनल विभवान पर है, और R क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध है, ठीक है। तो I आर्मेचर में बहने वाली धारा और E जो है वो क्या है, बैक EMF। तो धारा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो I = V - E/R होता है, ठीक है। इसी से V - IR = E हम लिख सकते हैं। दक्षता की बात करें यानी कि जिसे बोलते हैं हम इफिशियंसी, तो आउटपुट शक्ति, जो हमारे पास आउटपुट शक्ति है और इनपुट शक्ति है, अगर दोनों का हम अनुपात कर दें तो हमारे पास दक्षता आ जाती है। यानी कि इनपुट शक्ति VI और ऊष्मा के रूप में शक्ति तय कितनी है, I²R। यदि अन्य शक्ति हानि क्या हो जाए, नगण्य मान ली जाए, तो आउटपुट शक्ति = इनपुट शक्ति माइनस शक्ति क्षय। तो VI - I² R और V - IR और यहां पर हो जाएगा फिर से I। देखिएगा तो यहां E जो है V - IR है और इसको हम E रखेंगे तो EI आएगा, तो ईटा = EI/VI और इक्वल टू में EV आ जाएगा, E/V।
ठीक है। तो अधिकतम दक्षता यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो 100% दक्षता के लिए बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल विभवांतर के बराबर यानी कि E इक्वल टू वी होना चाहिए, परंतु ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। अतः अधिकतम दक्षता के लिए आउटपुट शक्ति अधिकतम होनी चाहिए, इसलिए आउटपुट शक्ति इक्वल टू ई आई इक्वल टू ई वी माइनस ई अपॉन आर होती है। और अधिकतम शक्ति के लिए डी अपॉन डी ई वी माइनस ई अपॉन आर इक्वल टू 0 रख देते हैं और यही से हमें प्राप्त होता है वी माइनस टू ई इक्वल टू 0 यानी कि ई इक्वल टू वी अपॉन 2। अतः अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए बैक ईएमएफ का अधिकतम मान बैटरी के टर्मिनल विभवांतर का आधा होना चाहिए। तो ईटा मैक्सिमम ई अपॉन वी इक्वल टू वी अपॉन 2 अपॉन वी और वी से वी कैंसिल तो 1/2 आएगा और कितना आ जाएगा 1/2 का 50%। तो डीसी मोटर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है 50% होती है। तो यहाँ पर हमने यूनिट नंबर 5 के कंप्लीट थ्योरी सिलेबस को पूरा कर लिया है। तो स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब लाइक करने के बाद एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।